किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका उत्साह जगता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन कहें, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन प्रयत्न रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर के आलस्य को खत्म करना होगा। आलस्य के जड़ को समझकर उसके ही जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकतवर कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर आदमी क्या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं और शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से जन्म लेता है, और एक बार उसके अंदर को अगर समझ जाते हैं तो जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आलस आपको कभी छू नहीं पाएगा और आपको दूसरी भी कोई मोटिवेशन स्पीच सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेट रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय तनकपुरा नाम के एक गांव में सुनील अपने पिता के साथ रहा करता था। सुनील अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ सुनील शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती थी, वहां पर सुनील उस काम को अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर में गाय और भैंसे पाला करती थी, जिनका दूध पीकर सुनील बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव के लोग सुनील और उसके परिवार वालों के साथ कोई पंगा नहीं ले पा रहे थे। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव से आकर ले जाया करते थे। इसीलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीजें उगाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत ही कम अनाज बचता था। इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल के लिए अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि सुनील का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खेती बाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब बोनी है, उसमें कितना पानी देना है और कितनी मेहनत उस फसल को चाहिए, ये सब सुनील के पिता को भली भांति पता था। और वो मेहनत करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में वो रात रात भी पानी देने के काम को बड़ी ही आसानी से कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी। अब उनकी देखने की भी क्षमता कम हो गई थी। इसीलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे सुनील के पिता की जान की खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था।
इसे सुनील की माँ बहुत चिंतित होती थी और वो सुनील को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं। अब सारा काम काज, सारी फसल की जिम्मेदारियां तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे। ये बात अच्छी लगती नहीं है। अरे तुम में इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, तुम इतने ताकतवर हो, तुम खेती का काम क्यों नहीं करते? लेकिन सुनील पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था और तरह तरह की खेल खेलता रहता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन जब सुनील के पिता फसल में पानी दे रहे थे तो आश्चर्यचकित रूप से एक सांप उनके पैर पर काट कर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाते हुए अपने घर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं नहीं थी। सबसे नज़दीकी अस्पताल वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसीलिए आनन फानन में सुनील अपने पिता को नगर में लेकर जाता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनील अपने पिता के मृत शरीर को लेकर अपने घर को वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर के जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले सके। सुनील और उसकी माँ बचे थे। अब पूरी जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर थी। सुनील ने अभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तो सुनील जो बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। फसल की देखभाल, फसल में पानी देना सब उसी का काम हो गया था। लेकिन सुनील के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे थे। सुनील अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए उसके खेतों में बहुत कम अनाज हुआ। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेतों में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज अपना लगान के रूप में अपने साथ ले गए। अब सुनील के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ पड़ोसियों के लिए मोहताज हो गई थी। उसकी माँ को तो मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सुनील एक बहुत ही आलसी आदमी की प्रवृत्ति का हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े हुए रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर सुनील की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर सुनील को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद सुनील में कुछ देर के लिए तो कुछ जोश और उत्साह तो जगता। वो शीशा कस से उठाकर अपने खेत में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। इन सभी कारणों को जानने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनको देखकर प्रणाम करता है। तभी बौद्ध भिक्षु उनको देखकर कहते हैं, तुम तो सुबह बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो, ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर सुनील कहता है कि महात्मन, वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो तुम जानते हो, जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए तो तुम रात में ये सोच कर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि वो काम तुम पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी बात पर अकस्मात रूप से जोशीले मत हो जाना। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह निरंतर पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन पर प्रयत्न, जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो।
और किसी काम को तुम्हें करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन हर रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में ख़त्म नहीं करना है। यही तो सोच करके तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है। इसीलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने की तरफ एक कदम आगे की तरफ धरो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आए तो सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर एक दिन अपना हर एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ाओगे तो तुम ये पाओगे कि तुम मंजिल के करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसीलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा जोश और उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत तो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाइयों को देखकर वो आदमी उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला ही न करे। लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद के खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच जा रहा है। इसीलिए पहला सिद्धांत, अपनी मंजिल की तरफ एक कदम रोज बढ़ाओ, न ज़्यादा न कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है वो ये है कि हम तरह तरह के खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अगर तुम उन नशीले कणों को ख़त्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज़ सुबह जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। ये प्रक्रिया तुम्हें हर दिन 5 मिनट तक करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर के सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा शरीर विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिनों तक करना है। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो ये है कि स्वाद को भुलाकर वो खाना खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता हो। हम अक्सर वो चीज़ें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता है, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में।